जंग की शुरुआत के साथ-साथ आप कह रहे हैं ज़हन में जंग का खात्मा भी रखना पड़ेगा? बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा। वही तो इस वक़्त अच्छा। उसको डिलेमा क्या है? उनको एंड गेम नहीं बताई। ईरान में 31 ईरान है। कैसे? सिस्टम एक प्रणाली रखी है हुँ, जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एंड मोज़ेक डिफेंस। ये क्या मोज़ेक होता है? डिफेंस क्या है? ईरान स्टडी कर रहा है कि अमेरिका युद्ध कैसे करता है कमज़ोर मुल्कों पे। वाह! एक हमारे लिए सबक है कि वायु शक्ति का कैसा इस्तेमाल हुआ है, भारत वो के लिए कैसे सबक है। भारत कैसे हाँ, कर सकता है। अच्छा। मगर आप अपने अपोनेंट को या दुश्मन को इस स्थिति मत लाइए कि वो अपने खुद को सवाल पूछेगा, यूज इट और लूज इट। मुझे बताइए क्या वाक़ई ईरान की जो नेवी पावर है वो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ़ एयर फ़ोर्स की पावर नज़र आ रही है? जिसे कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस। आप जमीन से हवा में मिसाइल छोड़ दीजिएगा तो वो जब 7-8 किलोमीटर पे है वो मतलब म्यूनिशन जो है वो सैर पे सपाटा करते हैं, अच्छा। ढूंढते हैं। जैसे उन्होंने एक KC-135 को कैसे गिराया, हाँ, कैसे? कभी जंगी जहाज़ हॉर्मुज़ में नहीं आएँगे अमेरिका के। हिम्मत नहीं होगी। दूसरा स्ट्रेट ऑफ बबल बंदर जो रेड सी का है, अच्छा। वहाँ पे अभी खेल शुरू नहीं हुआ है। अमेरिका जानता है वहाँ पे हाउथीज को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है और जंग और ही बढ़ेगी। आपको याद होगा कि जब अलेक्जेंडर आए थे तो पोरस ने तो लड़े मगर हराया उनको किसने? मच्छरों ने। इसीलिए कहावत है जो जीता वही सिकंदर। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। पिछले 3 हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुके हैं ईरान की इस जंग को और बड़े-बड़े मैं कहूँगी वो फ़नकार, वो जानकार जो जंग को भी समझते हैं, सुरक्षा मुद्दों को भी समझते हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि ईरान 3 दिन नहीं 3 हफ्ते से लगातार खड़ा हुआ है अपने पैरों पर। इस सब के बावजूद कि पहले ही दिन जंग के उनके सबसे बड़े नेता की, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या कर दी गई गैर कानूनी तरीके से। अब तो हाल ये आ पहुंचा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं और ईरान कह रहा है ना कोई बातचीत हो रही है और ना ही कोई बातचीत होगी। आखिर ये हुआ कैसे है? ईरान की जो एयर फोर्स है, उसका जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या उसने छिपा के रखा उसको कि दुनिया नहीं समझती थी कि उसका जो सामर्थ्य है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी एबिलिटी है, वो क्या है सिक्योरिटी और एयर डिफेंस के हिसाब से? ये जानने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत कम लोगों में से एक जो कि शायद जो मुद्दा है सिक्योरिटी का उससे ज़्यादा उसके अराउंड जो पॉलिटिक्स है और जो वॉर की फिलॉसफी होती है, यानी फ़लसफ़ा जंग का, उसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मेरे साथ कपिल काक जी मौजूद हैं। छोटा-सा इंट्रोडक्शन कपिल काक जी का। पहली बात तो जाने-माने सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं देश में इस वक्त और इसके अलावा 2-2 जंगें लड़ चुके हैं। भारत के एयर फोर्स से रिटायर हुए हैं 1998 में और आप ये सोचिए कि वाइस एयर मार्शल की पोजीशन तक वो पहुंचे हैं। इसके अलावा भी उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। कश्मीरी पंडित भी आपकी एक पहचान है और इसके अलावा सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ में डेप्यूटी डायरेक्टर रह चुके हैं। फाउंडिंग आपने कहा डेप्यूटी डायरेक्टर। सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया कपिल काक जी, आप यहाँ पर आए शुक्रिया जी। और इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर जहाँ लगता है कि लोगों ने अपने-अपने खंभे पकड़ लिए हैं कि हम ईरान के साथ हैं और हम इज़राइल और यूएस के साथ हैं। भारत का पता नहीं चल रहा किसके साथ है, उस पे भी मैं चर्चा करूँगी। लेकिन इस जंग के 3 हफ्ते गुज़र जाने के बाद अब जबकि ये लग रहा है कि ये जंग तो ख़त्म हो चुकी है, एक नैतिक जीत ईरान की हो चुकी है। क्या नैतिक जीत काफ़ी है? ईरान पे जो आक्रमण हुआ है 28 फरवरी से, उस पे ईरान पे बहुत असर पड़ा है मगर ईरानियन लोगों की जुर्रत, उनकी हिम्मत और उनकी सिविलाइजेशन एक पैल्पेबल तरीके से सबको दिखती है। जैसे आपने खुद ही जिक्र किया अभी इंट्रोडक्शन में कि एक तरीके से जीत उनकी हुई है, उस पर कोई शक नहीं है। मगर क्या इससे युद्ध खत्म हुआ है? वो कहना मेरे ख्याल में उचित नहीं है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने 5 दिन के लिए वॉर रोक दी है, उसके बावजूद भी इज़राइल के भी हमले जारी हैं और ईमानदारी से कहा जाए तो ईरान के हमले भी जारी हैं। जो खाड़ी के देश हैं उस पर भी, बहरीन पे भी अभी हमले की खबर आई है जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो जंग अगर अमेरिका हमले में शामिल हो भी नहीं रहा है, तब भी शामिल हो रहा है। एक बात ये भी कही जा रही है कि ये सिर्फ़ उन्होंने अपने शेयर मार्केट के लिए कि कुछ ट्रिलियन डॉलर का फ़ायदा हो गया, उसी घंटे में ख़ासकर उन्होंने अनाउंस किया। आप जानते हैं वो राष्ट्रपति होने से पहले तो एक कारोबारी हैं, वो बिज़नेसमैन हैं। तो मुझे ये बताइए कि जंग
पर रोक लगी है लेकिन जंग जारी है, कैसे समझें इसको? एक फैक्टर ये है, इस पर कोई शक नहीं है कि बिजनेसमैन हैं, और अगर वो खुद बिजनेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि सद्र हैं अमेरिका के, उनकी फैमिली बिजनेस कर रही है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते करीब कैसे हो गए हैं, वो जानते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट है वहाँ पे, जहाँ के पूरी छूट दी है पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, उनके फील्ड मार्शल साहब ने। तो ये पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि देखिए, अगर आप जंग करते हैं, ये कहने की बहुत ज़रूरत है, अगर आप जंग करते हैं, पहले क्या करते हैं? पहले जो राजनीतिक रणनीतिक के एक माहौल से एक क्षेत्र वो देखते हैं। अगर वहाँ जंग करेंगे, सैनिकी कार्रवाई करेंगे, तो सैनिकी कार्रवाई नाराजगी में नहीं होती है। मैंने 2 जंगों ने, जैसे आपने खुद कहा है, उसके लक्ष्य होने चाहिए कि अमेरिका अगर ईरान पे, पिछले साल भी हुआ था, आप जानते हैं, 12 दिन की युद्ध हुई थी, उस वक्त तो ये था कि उनके पास परमाणु शस्त्र हैं तो हम निकालेंगे परमाणु शस्त्र की ये कैपेबिलिटी, काबिलियत जो है, वो नाताज हो या इस्फहान हो या बाकी जगह हैं। और दावा भी किया गया कि ऑब्लिटरेटेड कर दिया गया, भारी भरकम अंग्रेजी का और शब्द का फिर इस्तेमाल कह हुआ। रहे हैं, हाँ। फिर कह रहे हैं कि अब ये युद्ध क्यों करें, क्योंकि परमाणु शस्त्र, आपने कहा तो फिर कुछ जून ने महीने क्या किया था आपने? कुछ महीने तो आपने ऑब्लिटरेट किया था। तो उन पे एक तो भरोसा नहीं किया जा सकता, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक नार्सिसिस्ट, खुद को ही चाहने वाला व्यक्ति। बिल्कुल। और उस पे ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी इतनी है कि वो पहले कहा कि न्यूक्लियर परमाणु शस्त्र, फिर कहा नहीं हमें रिजीम चेंज चाहिए, फिर कहते नहीं बैलिस्टिक मिसाइल जो उनकी हैं उनको हटाना है। हकीकत ये है कि ट्रम्प इस युद्ध में खुद नहीं गए, उनको लिया गया। और किसने? सारे विश्व में एक सबसे ताकतवर मुल्क, उसको किसने लिया? इजराइल। इजराइल चाहता था युद्ध, और अगर उनको युद्ध जीतने का, बरकरार रखने का और एक सफलता पाने का एक तरीका ढूंढना था, अमेरिका को ले आइए। तो अमेरिका करेगा तो वो जादू हो जाएगा और ईरान जो है सरेंडर करेगा, कोलैप्स होगा। और जैसे आपने बिल्कुल उचित कहा, वो ना तो सरेंडर हुआ, हाँ बहुत बर्बादी हुई है ईरान में। इस पे ज़्यादा ना तो वेस्टर्न मीडिया बात करता है, ना तो बाकी विश्व के मीडिया बात करते हैं। बहुत बर्बादी हुई है, मगर हिम्मत है उन लोगों के, खासकर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, IRGC, उन्होंने सब कुछ अपना कार्यक्रम, सब कुछ कार्रवाइयाँ अंडरग्राउंड की है, और उस अंडरग्राउंड तरीके से ही वो अमेरिका को एक तरीके से हराए हैं। क्योंकि जैसे मैंने एसिमेट्रिक वॉरफेयर की, जो कमजोर मुल्क है वो देखता है मेरी वल्नरेबिलिटी क्या है। मेरी वल्नरेबिलिटी है कि ईरान किसी को दिखना नहीं चाहिए। अगर ईरान किसी को दिखना नहीं चाहिए तो ईरान को अंडरग्राउंड करिए। आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात अब तक जो आपने मुझे कही, मुझे जो समझ में आई है वो ये है कि इस जंग का अमेरिका के लिए कोई लक्ष्य नहीं था, ये लक्ष्यहीन एक जंग थी। यानी फौजी जंग में जा रहा है, उसको ये पता ही नहीं है कि ये जंग क्यों लड़ रहा है, वो किसको, उसका टारगेट क्या होगा, ये जब तक वो नहीं जानेगा तो वो जंग कैसे लड़ेगा। जब आप 1965 1971 की आपने जंग लड़ी, तो आपको एक अधिकारी के तौर पे ये पता था कि क्या करना है हम? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं था। 71 में जो हमारा नेशनल, इंदिरा गांधी ने फौज को एक लक्ष्य दिया था कि ईस्ट पाकिस्तान में थोड़ी टेरिटरी आप संभालिए, उस टेरिटरी में एक ऑपोजिशन बनाइए सरकार के खिलाफ, और वहाँ पे प्रो लिबरेशन फोर्सेस होने चाहिए। उन किसी को मालूम नहीं था कि ढाका मिल जाएगा। अगर ढाका मिला तो सरेंडर हो गया और ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बना। ये ना तो किसको लक्ष्य था, ना तो उम्मीद थी, मगर जैसे लड़ी गई जंग, जैसे मेघना क्रॉसिंग की थी, एक ब्रिगेड स्ट्रेंथ, आपको पता होगा, 5-6 हजार लोगों को छोटे हेलीकॉप्टरों ने दरिया क्रॉस करके ढाका की तरफ ले गए। एक फैक्टर था। तो यहाँ पे तो ट्रम्प साहब को उन्होंने कहा कि युद्ध करेंगे, मगर देखिए ना, युद्ध जैसे मैंने कहा लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा सबसे बहुत अहम मुद्दा जो इस वक्त आरफा जी है हमारे सामने, जब जंग करते हैं
जंग बंद करने के लिए टर्मिनेशन स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जंग करेंगे तो बस 100 साल जंग लड़ते तो रहेंगे। जंग की शुरुआत के साथ साथ आप कह रहे हैं जहन में जंग का खात्मा भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। वही तो इस वक्त अच्छा। उसको डिलेमा क्या है, वो कैसे खात्मा करेगा। ईरान कहता है हम खात्मा नहीं करेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे, ना तो बातचीत हो रही है, क्योंकि ईरान के पास एक ताकतवर सिचुएशन, एक माहौल में बैठे हैं कि जो कुछ भी अमेरिका ने चाहा ना, हाँ रेजिम चेंज हुआ नहीं है, हाँ ये हुआ है, डिकैपिटेशन स्ट्राइक हुई है, उससे ईरान को कमजोरी नहीं हुई। ट्रम्प समझते थे और इजरायली ने उनको बहकाया कि जो ही आप अयतुल्ला खमेनी को निकालते हैं, एक तरीके के डिकैपिटेशन स्ट्राइक में निकालते हैं, तो ईरान को खत्म हो जाएगा। मगर ईरान के पास, जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी टेलीविजन पे, ईरान में 31 ईरान है। कैसे? क्योंकि उनको मालूम था डिकैपिटेशन हो सकती है। अच्छा। जंग में जब आप डिकैपिटेशन करते हैं, कमांड एंड कंट्रोल कर दी, जैसे इराक में हुआ था। सद्दाम हुसैन गए, आपने कमांड एंड कंट्रोल को बर्बाद किया, सद्दाम उनको निकाला, तो इराक को अच्छा। वही इनको समझ आ रही थी कि यही हम ईरान में करेंगे। या लिबिया में किया था, या मोहम्मद गद्दाफी के खिलाफ वो भी ऐसा ही हुआ, या सीरिया में भी ऐसा हुआ। बस सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने हिम्मत करी है और एक सिस्टम, एक प्रणाली रखी है जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एंड मोज़ेक डिफेंस। मोज़ेक डिफेंस क्या है? मोज़ेक डिफेंस ये है कि ईरान को 31 क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। हर क्षेत्र में कमांडर है और उस कमांडर के नीचे 5-6 कमांडर्स नॉमिनेट है। अगर नंबर 1 को निकालेंगे नंबर 2 आ जाएगा, 2 चला जाएगा, 3 चला। आप समझे नहीं मेरी बात? और इंडिपेंडेंट उनके पास फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस है, लॉजिस्टिक्स है, कमांड एंड कंट्रोल है, मगर एक कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऊपर है। मगर अगर वो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम हटा, ये तो लड़ सकते हैं, वैसे ही हुआ है। तो इनके सिक्योरिटी चीफ जो अली लारिजानी हैं, उनको मार दिया गया, इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना 31 ईरान है वहां पे। वो ये देखिए ना, जंग में आपको पहले देखना है कि आपका अपोनेंट क्या करने वाला होगा, कैसे करेगा। ईरान ने पिछले जब से 2003 की इराक युद्ध हुई है, तब से ईरान स्टडी कर रहा है कि अमेरिका युद्ध कैसे करता है कमजोर मुल्कों पे। वाह। तो उन्होंने देखा कि पश्चिमी क्षेत्र में इराक, सीरिया वगैरह थे, और पूर्वी क्षेत्र में अफगानिस्तान। तो क्या करता क्या है, कमांड एंड कंट्रोल को खत्म करता है। तो कमांड एंड कंट्रोल के लिए 31 ईरान लगा दिए। दूसरी बात है कि जो कुछ उनको दिखता है, क्योंकि ये भी कहना है, मेरे ख्याल में उचित बात ये भी है कि अमेरिका की फौजों ने बड़ा कमाल कर दिया, उसमें कोई शक नहीं है। जो उनको बोला गया कैसे उनको वीकन करना है, उनके जो सिस्टम्स हैं, सर्वेलेंस है, रिकॉनेसेंस है, जो क्रूज मिसाइल्स हैं, लड़ाकू विमान हैं, टैंकर्स हैं, सब का वायु शक्ति का पूरी तरह से हिस्टोरिक कदम उठाए हैं जो उनको करने चाहिए थे। मगर उनको एंड गेम नहीं बताई, ना तो टर्मिनेशन बताया। और इसीलिए 50 जो उनके टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, आप सोचिए, मैंने कहा जंग के पहले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या कर देना, उसके बाद उसके 3 दिन बाद ट्रंप का ट्वीट आया कि 48 जो टॉप ऑफिशियल्स हैं हमने उनको मार गिराया। अब की बार देखिए कि एक ही एक के साथ, यानी सुलेमानी और अली लारिजानी, ये वो लोग हैं जो रणनीतिकार हैं, जो बातचीत भी कर रहे थे, जो दिल दिमाग ईरान का माने जाते हैं, उनको भी खत्म कर दिया। लेकिन ईरान है जो खड़ा हुआ है। तो मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। ये एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसीलिए मैं ये भी कमाल की बात है। देखिए, आप अप्रिशिएट मत करिए, क्योंकि गलत कदम है, ये करना नहीं चाहिए। युद्ध में ऐसा डिकैपिटेशन लीडरशिप की अगर ये पैटर्न बनता है, अगली युद्धों में जहां भी छोटी मोटी युद्ध हो जाती है, पहले तो आप लीडरशिप को टारगेट करेंगे, मगर उनके जो सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स ने उनको अलाउ किया। जैसे सर्वेलेंस है, टारगेटिंग है, प्रिसिजन स्ट्राइक है, विमान, लड़ाकू विमान हो, सैटेलाइट हो, क्रूज मिसाइल हो, तो उनको कैसे इंटीग्रेट करके आप वो पूरी ताकत जो वायु शक्ति की ताकत है डिसाइसिव पॉइंट्स पे लगाते हैं। तो वो उनकी तरह एक हमारे लिए सबक है कि वायु शक्ति का कैसा इस्तेमाल हुआ है
भारत वो के लिए कैसे सवाल है। भारत कैसे कर हाँ, सकता है। अच्छा मगर राजनीतिक और रणनीतिक और ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखिए अच्छा बहुत नहीं है। गलत काम, तो बहुत गलत, अच्छा नहीं, बहुत बहुत बुरा गलत है। काम। मैं आपसे जी 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। पहली बात जी तो ये कि आप ये कह रहे हैं कि लगभग 50 साल से ईरान अमेरिका को स्टडी कर रहा है। आप तो ये कह रहे थे कि उनके जंग लड़ने का तरीका क्या है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं मोज़ैक एक सिस्टम में लड़ता है ईरान, क्या दुनिया में और भी ऐसे देश हैं जो इस तरह के सिस्टम से लड़ते हैं? नहीं, ये मतलब कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो जैसे हम कहते हैं ना 20/20 हाइंडसाइट। हम्म अब हमने देखा है 3 हफ्ते में ईरान ने कैसे चमत्कार किया हम्म है, कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई नहीं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। और जैसे वो इनोवेट करते हम्म हैं, जैसे वो साजो सामान जो उनको कुछ रूस से मदद मिली है, हम्म कुछ मदद चीन से मिली है, मगर ज़्यादा सब्सटेंशियल नहीं है, सब अपने बलबूते पे उन्होंने काम किया है। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, अब देखिए ड्रोन्स वो खुद बनाते हैं। शाहिद 1, शाहिद 2, शाहिद 1 15-20 मीटर की एक्यूरेसी, अच्छा शाहिद 2 15-20 मीटर की एक्यूरेसी, मगर जेट पावर्ड है। और वो ईरान छोटा मुल्क रूस को वो दे रहा है। और रूस शायद जो ड्रोन है, रूस यूक्रेन में हमला कर रहा है, के खिलाफ इस्तेमाल जंग। कर रहा है। तो मतलब ये सबसे बड़ी गलती जो अमेरिका की हुई है वो ये हुई है कि उनकी पूरी इंटेलिजेंस जो थी बिल्कुल बिल्कुल किसी काम की नहीं रही है। अगर उनकी सच्ची इंटेलिजेंस ये है कि कौन कहाँ है, कहाँ बैठा है, कहाँ नमाज पढ़ रहा है, कहाँ मीटिंग हो रही है, और तो आप उसको डिकैपिटेशन करते हैं, वो तो ठीक है, वो तो सही किया उन्होंने, काफी पता है उनको। हाँ मगर आपको ये नहीं पता है उनके दिमाग में क्या है। हाँ आप दिमाग तो आप स्टडी नहीं कर सकते सैटेलाइट से। और वो दिमाग ये है कि 20-22 साल की में वो और कुछ काम उन्होंने किया नहीं, और चुप, और जो कुछ भी इस्तेमाल किया है वो भी देखिए ना, एडवांस सिविलाइजेशन जो है हमारे, उस सिविलाइजेशन के हमने भी काफी सबक सीखे हैं। आप जानते हैं पर्शिया का जो हमारा इन्फ्लुएंस रहा है भारत में, आजकल जो हमारी राइट विंग फोर्सेस हैं वो मानना नहीं चाहती, मगर मेरा इन्फ्लुएंस पर्शियन है, मैं कश्मीरी हूँ। हाँ हमारा खाने का हमारी म्यूजिक, मौसीकी, हमारा उठना बैठना, कपड़े, कल्चर इन्फ्लुएंस टू अ लार्ज डिग्री, और वो भी सूफी इस्लाम। सूफी इस्लाम मैं तो हमारे, कहूंगी कि शक्ल सूरत भी काफी हद तक। जी हम तो हाँ वी आर सिमिलर इन मेनी वेज। तो अफगानी मैं भी, ईरानी भी, थोड़ा अफगानी इन्फ्लुएंस भी है, ईरानी भी है। तो वॉर पे वापस आ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि ये अमेरिका हैरान हो गया है, उसका इंटेलिजेंस फेल हो गया। आप क्या सोच रहे थे इस जंग के बारे में? जब आपने ये सुना कि जंग शुरू हुई है तो कितने दिन ईरान टिक पाएगा, आप क्या सोच रहे थे? कोई भी किसी भी एनालिस्ट से पूछिए, ये आउटकम होगा, कोई भी नहीं, कोई भी सिनारियो देखें आपने, क्योंकि हमें भी मालूम नहीं था कि जैसे मैंने पहले बार आपसे अर्ज की थी इंटरव्यू में, देखिए मिसाइल्स अंडरग्राउंड बनती हैं, मिसाइल सब अंडरग्राउंड है, ड्रोन्स अंडरग्राउंड है, और उनको पता नहीं लगता है कि वो सैटेलाइट तो देखते हैं, मगर वो कैसे देखेंगे अंडरग्राउंड क्या तो है, फिर क्या है। मोसाद के एजेंट्स भी नहीं पता लगा एजेंट्स जहां जहां भी उनको देते हैं, तो वो भी जानते हैं, ईरानियन जानते हैं कि मोसाद इनको और उनकी खुद की ह्यूमन है, और सो ये भी सोचना है कि जो सत्ता में थे, उनकी हुकूमत थी, उनके भी अपोनेंट्स थे। देखिए ईरान में हजारों लोग मारे गए, आप जानते हैं, रिप्रेशन वहाँ काफी हुआ है, वहाँ पे हमारी तरह जमहूरियत नहीं है। ये तो देयर आर ऑपोजिशन फोर्सेस हु विल फीड टू द अमेरिकन, वो भी ऑप्रेसिव, और रेजिम ऑप्रेसिव है, उसमें कोई शक उसको कोई नहीं। मानने से इनकार नहीं कर मगर सकते। ये भी सोचना है कि अगर आपने रेजिम बदलनी है, वो सिर्फ उस मुल्क के लोग बदल सकते हैं। आप वॉशिंगटन में बैठ कर ये नहीं कह सकते कि ये रेजिम हम चेंज करेंगे, और आपने देखा आप चेंज कर भी नहीं पाए। वो रेजिम के अलग अलग सिस्टम्स आ रहे हैं, लारिजानी गया तो दूसरा आ गया, जैसे मैंने पहले अपॉइंट कर दिया उन्होंने। तो मैं वापस जाऊं अरुंधति रॉय की इस बात को अगर मैं उनके शब्द उधार ले सकूं, तो उन्होंने कहा कि चाहे वो ईरान हो, यूएस हो, इजराइल हो या भारत हो, जहां भी सत्ता बदलनी होगी वो लोग बदलेंगे सत्ता, बिल्कुल, बाहरी ताकत नहीं बदलेगी। बिल्कुल ठीक। अब हमने कहा तो आपने कोट नहीं किया, अरुंधति रॉय ने किया तो कोट हो गया।
और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब मैं अगली बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि ईरान की जो ये तैयारी है, ये तैयारी हमले की तैयारी ज्यादा थी या बचाव की तैयारी ज्यादा थी? दूसरी बड़ी बात, जैसे मैंने कहा कि यूएस ने तो पॉज किया है, पता नहीं आधिकारिक रूप से कह रहे हैं पॉज किया है, लेकिन हमले हो रहे हैं या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। हमने यूएस के बारे में चर्चा की, हमने इजराइल की ताकत के बारे में चर्चा नहीं की। मुझे बताइए कि जब आप ईरान और इजराइल को एक साथ रखते हैं तो किस तरह से इन दोनों की मिलिट्री पावर, एयर पावर, नेवी पावर कैसे देखते हैं? अब इसमें ये है कि अगर आप ताकत का एक मुकाबला करें तो ये है कि इज़राइल अपने खुद को समझता है कि वो वेस्ट एशिया का सुपर पावर है और वो टॉलरेट नहीं करेगा कोई और मुल्क जो उनको साथ ना हो, क्योंकि अरब शेख तो सब सऊदी अरेबिया ही एक है जो मिला नहीं है उनके, बाकी अरब देश जो हैं वो इजरायली प्रो इजरायली हैं, उसमें कोई शक नहीं है, अमेरिका की वजह से। तीसरी बात जो है कि इजराइल चाहता था, और वो जड़ है इस सारे युद्ध की जड़ अगर है तो इजराइल है, क्योंकि वो चाहता था कि रेजिम चेंज हो, इस ईरान को बर्बाद किया जाए, ईरान को स्टोन एज पे लिया जाए, तो हम अकेले नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, बहका के ट्रम्प साहब को वहाँ ले आया। अब वो ट्रम्प साहब का बिजनेस इंटरेस्ट था या प्रो इजरायली अमेरिकन जो लॉबी है, बहुत बहुत एक तरीके की इतनी, मतलब उनके पास इतना पैसा है, इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉलिसी को, और वो पॉलिटिकल पार्टीज रिपब्लिकन खासकर उनके बिल्कुल बीच में हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस ट्रम्प पे बहुत ज़्यादा है। एक तो इजराइल का डायरेक्टली, दूसरा इजराइल की जो लॉबी अमेरिका है उसकी, ये दोनों। लेकिन ये भी बहुत हैरानी की बात है कि इतने कम तादाद में यहूदी हैं पूरी दुनिया में, इतने ताकतवर कैसे हैं? ये भी तो कई लोग सवाल पूछते हैं। ताकतवर है कि आरफा जी, हर साल 1 जनवरी को 6 अरब डॉलर का, $6 बिलियन चेक जाता है अमेरिका से इजराइल को। वहाँ पे कितने लोग कितने हैं वहाँ पे? 4 मिलियन, 5 मिलियन, 9 मिलियन, हाँ, 5 मिलियन के लिए आप 6 बिलियन का डॉलर बेचते हैं। बिल्कुल पूरा पाल ही रहा है, यानी अमेरिका ही पाल रहा है उनको। मैं कह रहा हूँ, तो फिर ताकतवर नहीं होंगे तो क्या होंगे? खुद तो, और खुद की भी इस पर भी शक नहीं है, क्योंकि उनकी मिलिट्री, स्पेस, प्रिसिजन टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस टेक्नोलॉजीज, उस पे उन्होंने, वो क्या करते हैं कि वो स्पेशलाइज्ड एलिमेंट्स लगाते हैं और जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनको मास्टर करते हैं। इसीलिए उन्होंने हमारा जो आप हमारे स्टैंड की बात कर रही थी, हमारी तो साइड जो रही है इजराइल के साथ है, या वो मेरे ख्याल में, मेरे दृष्टिकोण में वो एक गलती है। लेकिन मोदी राज में ही हुआ है ऐसा। थोड़ा थोड़ा हम उनकी तरफ जा रहे थे, लेकिन पिछले 12 साल में हम सीधे उनकी तरफ आके खड़े हो गए। वही मैं कह रहा हूँ, वही बदकिस्मती ये है कि जो हमारा जो बैलेंस स्टैंड रहा है, उस बैलेंस स्टैंड को हमने इम्बैलेंस कर दिया। और इम्बैलेंस इसलिए कर दी कि 48 घंटे पहले मोदी साहब वहाँ गए और वहाँ नेसेट में उन्होंने भाषण दिया, और उस भाषण को देखिए ना, टेलीविजन पे है, वो कहते हैं हम आपके साथ भाई हैं, आपके बिल्कुल साथ हैं, फादरलैंड और मदरलैंड। और वो, यही तो मैं कह रहा हूँ, तो इसीलिए वी हैव फॉरगॉटन द नुएंस। आप जानते हैं, लेकिन मेडल मिला मोदी जी को, वो तो अच्छी बात है, मेडल मिल गया। वो भी मेडल है ही नहीं, इजराइल की जो तारीख में वो मेडल एग्जिस्ट नहीं करता। तो मोदी जी के लिए बनाया गया। मैं तब, आप इस इंटरव्यू के बाद एक मेडल मुझे दे दीजिए, इसमें क्या है? आप कबूल कर लेंगे? मैं कह रहा हूँ, मतलब कबूल नहीं किया, ये तो कबूल करना है, क्योंकि वो तो डिप्लोमेसी है। तो जब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, अब तक ये माना जाता था कि इजराइल पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित मुल्क है,
बल्कि इजराइल के वोटर नेतन्याहू को या इस तरह की जो बहुत ही जायनिस्ट और राइट विंग जो पॉलिटिक्स है, पहला रीजन नंबर वन उनका ये होता है कि ईरान से आपको बचाना है, अरब देशों से आपको बचाना है, इसलिए मुझे वोट देते रहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आयरन डोम जिसे कहा जाता है वो सुरक्षित नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि उनके जो न्यूक्लियर सिटीज हैं वहां पर ईरान ने हमला कर दिया, उस पे को भी डैमेज हुआ है, तमाम बिल्डिंगों की तस्वीरें हमने देखी। तो ईरान जब हमला कर रहा है इजराइल पर, हम ये तो जानते हैं कि ईरान को कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन इजराइल को क्या नुकसान पहुंचा है? 10 गुना छोटा शहर है, छोटा मुल्क है ईरान के मुकाबले इजराइल। जब आयरन डोम बन रहा था हम्म। तो मैं इसराइल में कुछ बार गया हुआ हूँ वहाँ पे, अच्छा। क्योंकि उस वक्त उनको जो हिजबुल्लाह हैं उनके रॉकेट्स थे, वो रॉकेट के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे थे, हेल्पलेस थे। और यही कहते हैं ना कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र की है कि अगर आपके पास साजो सामान है, आप इसको इनोवेट कैसे करते हैं, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, जैसे इन्होंने इस वक्त किया है। आपने बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, जो ड्रोन हैं आपके पास, इनको जैसे वो बीज की तरह इनको स्वॉर्म करते हैं और उन समझ नहीं आती उनको क्या हो रहा है। यही आयरन डोम में हुआ है। अच्छा। क्योंकि उनको भी पता है आयरन डोम में है क्या, तो जल्दी जल्दी इनोवेट करके उसको न्यूट्रलाइज किया है। जहाँ पे आपने न्यूक्लियर परमाणु, जब आप बिमोना और हरद की बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल। बिमोना तो लिटिल इंडिया है, आपको जानते हैं, वहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन काफ़ी है, वहाँ मसाला डोसा भी मिलता है, आपको पापड़ी चाट भी मिलती है, एक लेन में सब कुछ मिलता है। अच्छा। मगर उसके साथ ही वहाँ पे न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं। मैं समझता हूँ ये एक शाइस्तगी नहीं थी, ये थी। हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं ऑप सिंदूर में, पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। जो न्यूक्लियर थियोलॉजी है उस पर कहते हैं कि पारंपरिक युद्ध में आप न्यूक्लियर वेक्टर्स या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के सामने मत जाइए, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान में अगर एक चीज़ बरकरार है सन 1988 से, जब बेनज़ीर और राजीव गांधी का अकॉर्ड हुआ था कि हम एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला नहीं करेंगे। वो हर साल 1 जनवरी को बिल्कुल बिना ब्रेक के एक्सचेंज होता है लिस्ट दोनों मुल्कों का, ताकि आपको पता है वहाँ कहाँ कहाँ न्यूक्लियर। तो गलत किया ईरान ने? मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर केनेथ वॉल्ट्स एक न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट रहे हैं। मुझे उनके शब्द अभी याद हैं क्योंकि आपने जिक्र किया। डू नॉट, आप अपने अपोनेंट को या दुश्मन को इस स्थिति मत लाइए कि वो अपने खुद को सवाल पूछेगा, यूज इट और लूज इट। समझ गए ना कि इससे अच्छा मैं इस्तेमाल ही कर लेता हूँ, ये जा रहा है, डैमेज हो रहा है, इससे अच्छा मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। हाँ, अगर जाने वाला है तो मैं इस्तेमाल करूंगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि न्यूक्लियर उन्हें पता था और बाकायदा जहां बन रहे हैं हथियार जहां हैं वहां भी ईरान कर सकता था हमला, लेकिन उसने बिल्कुल नजदीक हमला किया ये बताने के लिए कि मेरे अंदर कैपेसिटी है। यही तो मैं ये कम्प्लेक्सिटीज है इस युद्ध में। आपने ये सवाल नहीं पूछा कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल डियोगो गार्सिया क्यों दी, क्योंकि उनकी रणनीति जो है बड़ी साउंड रणनीति रही है, और जो अमेरिका की रणनीति है कंफ्यूज रही। अब थोड़ा सा फ्यूचर के 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो ये देखिए, वो कह रहे हैं कि हमने ईरान की नेवी को तो पहले ही तबाह कर दिया, अब तो कुछ बाकी नहीं है उनके पास। इसके बाद कहा यह जा रहा है, नेटो से उन्होंने कहा, बाकी देशों से कहा कि भाई अपने जंगी जहाज भेजिए, यहाँ हॉर्मुज पे किसी ने अपने जहाज नहीं भेजे, बल्कि और जंग की निंदा कर दी। तो इस जंग में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अकेले भी पड़ गए हैं। अपनी अमेरिकी जनता को उन्हें जवाब भी देना है। इजराइल के दबाव में कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जनता को जवाब उन्हें देना होगा। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, वहां भी जवाबदेही होनी है। मुझे बताइए, क्या वाकई ईरान की जो नेवी पावर है वो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एयरफोर्स की पावर नजर आ रही है? नहीं, नेवी एयरफोर्स भी काफी कमजोर है, बड़ी बुरी स्थिति पे है। मगर ये है कि उनको मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है और मिसाइल के नंबर्स जो हैं, मतलब मिसाइल्स में एक तो हुआ कि बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा हुआ क्रूज मिसाइल, तीसरा हुआ ड्रोन्स, और चौथा जो है जिसे कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस,
आप ज़मीन से हवा में मिसाइल छोड़ दीजिएगा तो वो जब 7-8 किलोमीटर पे है वो मतलब मिलिशियन जो है वो सैर सपाटा करते हैं, अच्छा, ढूंढते हैं। जैसे ही उन्होंने एक KC-135 को कैसे गिराया, हाँ, कैसे? क्योंकि उन्होंने वो मतलब लॉइटरिंग म्यूनिशन जो उन्होंने रिलीज किया, उन्होंने वो को हीट सीकिंग इंफ्रारेड सीकर है, जहां जहां भी थोड़ी गर्मी होगी वहां पे तो ठंड है, हाँ, पूरे 8 किलोमीटर पे तो ठंड है, -50 और ठंडा हो जाएगा, -40। बिल्कुल, बिल्कुल। वहां जब अब जेट चलता है, जेट का एग्जॉस्ट जो है वो एग्जॉस्ट पे टारगेट होता है। तो वैसे ही उन्होंने KC-135 पे गिरा दिया। हालांकि अमेरिका कहता है उनका टकराव हुआ है, टकराव नहीं हुआ है, एक जहाज को ऐसे किया, दूसरा वापस आ गया। तो ये जो उन्होंने किया है ये अभी भी बरकरार है। तीसरा मुद्दा जो सवाल जो आपने पूछा, देखिए अमेरिका में कार्लसन हैं जो उनके सारे सबसे कंजर्वेटिव लीडर हैं, उन्होंने कल ही परसों क्या बात की, उन्होंने कहा कि हमें कोई सिंपैथी नहीं है ट्रंप के साथ, ये गलत युद्ध लड़ रहा है। जोना ब्लैंक रैंड कॉर्पोरेशन में एक बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा ये तो पॉइंटलेस वॉर है। तो मतलब जब आपके सदर को मालूम नहीं है कि जंग क्या होती है, जंग कैसे लड़ी जाती है, लक्ष्य कैसे ढूंढे, कोई ही इज कंप्लीटली द मोस्ट इग्नोरेंट सदर यू हैव हैड इन अमेरिका। तो फिर ये जंगी जहाज आएंगे पानी में, क्या हॉर्मुज में आएंगे? लेकिन हॉर्मुज में बताया जा रहा है कि माइंस बिछा रखी हैं। ये इफेक्टिवली उन्होंने ब्लॉक किया है। और जो ट्रंप साहब वहाँ जो है वो एक तरीके से, जब आपके पास ताश में पत्ते नहीं है तो आप ब्लफ करते हैं, वो ब्लफ कर रहे हैं। पहले बोला कि 48 आवर्स, यही तो मैं कह रहा हूँ, उनकी बात नहीं मान सकते हैं। 9 बजे कुछ कहेंगे, 10 बजे कुछ कहेंगे, 11 बजे पूरा उल्टा, और 12 बजे नई बात करेंगे। वो उन्होंने कहा कि अब सदर अगर उनको एक वार्निंग, चेतावनी देता है कि आपका जो 48 घंटे में आप खोलिए, नहीं तो हम आपके पावर प्लांट्स पे कर देंगे। हाँ। और उनका जवाब क्या था, आप ये करेंगे हम भी आपके पावर प्लांट्स पे। और ये भी किसी ने वहां से आवाज उठाई कि हम आपके डिसलाइनेशन प्लांट्स जो हैं आपके नहीं मगर आपके एलाइज के हैं, तो पानी बंद हो तो जाएगा। ये इनडायरेक्टली जो है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये दे सक themselves into this conflict। मगर करें क्या, वो अमेरिका के तो यानी allies हैं। कभी जंगी जहाज हॉर्मुज में नहीं आएंगे अमेरिका के? हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि वहां पे 4 द्वीप हैं, अच्छा। 4 आइलैंड्स। कहा जाता है कि वहां भी पूरा अंडरग्राउंड है। नहीं, मुझे समझाइए, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, क्या बला है आखिर? ये ईरान कैसे पूरी दुनिया की एनर्जी कंट्रोल कर रहा है, ये समझा दीजिए। ये ईरान कंट्रोल्ड है। कैसे? नहीं, इट इज इसमें घुसना क्यों मुश्किल है? इट इज जो कानून कहता है, कानून के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस कमीशन लॉ ऑफ द सीज अनक्लॉस, उस पे ओनरशिप ऑफ द स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज इज ईरानी। और जो कोस्ट है यहाँ पे, और उसके 4 द्वीप हैं, वो भी ईरान के हैं। वहाँ पे ईरान के फोर्सेस हैं। कहा जाता है वहाँ अंडरग्राउंड है। इनको शायद मालूम है कि अगर हम वहाँ घुसे, इसीलिए यूरोपियन मुल्कों को, 20 मुल्कों को अपील की कि आप आइए वहाँ पे ओपन करिए। वो ईरान जो अपने फ्रेंडली ममालिक हैं, उनको तो जाने की इजाजत दी, हमें भी इजाजत दी है। हमारे ऑयल टैंकर्स आए हैं वहां से। श्रीलंका तक से कह दिया है, श्रीलंका को। जी हाँ, जी, क्योंकि श्रीलंका ने कहा कि भी हम अमेरिका के जहाज़ों को यहाँ नहीं बिल्कुल, लैंड यही तो मैं कह रहा हूँ। वो अब दे आर आइडेंटिफाइंग फ्रेंड एंड फो। फो इज अमेरिका एंड द गल्फ नेशन एंड इजराइल। दूसरा स्ट्रेट ऑफ बबल बंदर जो रेड सी का है, अच्छा, वहां पे अभी खेल शुरू नहीं हुआ है। अमेरिका जानता है वहां पे हौतीज को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है, और हौतीज वहां करेंगे जो ईरान यहाँ कर रहा है। तो वो फिर जंग और ही बढ़ेगी। यही तो सबसे ज्यादा खतरा है। अगर अमेरिका अक्लमंद मुल्क है, अगर उनके सदर अब जान रहे हैं कि जो कुछ भी गलतियां हैं छोड़ दीजिएगा, वो ही मस्ट लिसन टू द इरानियंस। मेरे ख्याल में जैसे पाकिस्तान के आसिम मुनीर साहब ने कल ही कुछ खबर आई है, बातचीत हो रही है। जी हाँ, वो मीडिएशन करेंगे इजिप्ट और टर्की के साथ। तो अगर वो कुछ आगे बढ़ा तो एक तरीका सीज फायर पहले हो जाए, और मेरे ख्याल में ईरान भी
वक्त मिल जाए उसको भी, हाँ, उनको, वक्त मिल क्योंकि जाए। उन पे भी काफी बर्बादी हुई है, लीडरशिप गई है, और वो भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ, वो ये कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है। अब तक ये कहा जा रहा था कि भाई ईरान इस जंग को सीज फायर होती है तब भी कोई ऐसी थर्ड पार्टी तो है नहीं डिक्लेयर करेगी कि ये दोनों थे, ये रेफरी आ गए, उन्होंने एक का हाथ ऊपर कर दिया कि आप जंग जीत गए। ये तो जो आप फॉरएवर वॉर का जिक्र कर रहे हैं, अब तो आज के मॉडर्न जमाने में तो ये होता ही नहीं है। सब अपने अपने साथी चुन लेते हैं कि हमने माना आप जीते, उसने माना वो जीता, कोई डिक्लेरेशन तो होगा नहीं। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि ईरान इसमें जीत गया है और ईरान मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा नेता बन गया। ये बात अभी तक कही जा रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ ईरान सबसे बड़ा चैलेंजर बन जाएगा अमेरिका का, और जो साम्राज्यवाद है, जो इंपीरियलिस्ट ताकतें हैं, उनको हराने के एक बड़े रेजिस्टेंस फोर्स के तौर पर। नहीं, वो तो एक सेंटिमेंट आप कह सकते हैं, एक सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है, मगर ये बात जानिए कि शिया इस्लाम एंड सुन्नी इस्लाम आर ऑल्सो टू एलिमेंट्स विच आर डिफरेंट। हालांकि इस जंग में दोनों को यूनाइट किया है। मैं वही कहना चाह रही बहुत थी ऐसा तरीका, मैं अपने कश्मीर की बात कर रहा हूँ, केरला की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आम लोग आपके जैसे और हमारे जैसे अपने गहने ईरान के सपोर्ट के लिए दे रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं लार्ज स्केल, और भारत सरकार और बाकी लोग बिल्कुल हैरान रह गए कि 10,000 लोग सडनली अचानक लाल चौक पे आए। 10,000 10,000 लोग हमने पिछले 35 साल में वहां देखे नहीं है कि इतना। लाइकवाइज इन केरला, वहां पे भी फेथ है, और दूसरा काफी केरला के लोग वहां रहते हैं वेस्ट एशिया में। ये तो पहला। दूसरा देखिए, अब आप ये कह सकते हैं कि ईरान हैज बिकम ए चैलेंज। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, मीडियम पावर्स आर आल्सो चैलेंजेस टू अमेरिका, नॉट जस्ट रशिया एंड चाइना। मगर ये भी समझिए कि वेस्ट एशिया में काफी इस्लाम है, खासकर सुन्नी इस्लाम। अब उनको सोच विचार करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती, जब आप भविष्य की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती तो वेस्ट एशिया के ये शेखडम्स की है कि हाउस ऑफ साउथ पे सवाल उठाया जा सकता है। बहुत बड़ी बात है। क्या आपकी कॉम्पिटेंस है? क्या आप बचा नहीं सकते हमें? तो फिर क्या है आप? क्योंकि सऊदी बनाम ईरान की तो ये जंग जो है, कई बार तो ये भी खबरें आई हैं कि सऊदी अरब ने कहा कि भाई अमेरिका से कि करिए इन पे हमला, हम देख लेते हैं। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सऊदी अरेबिया और सारी शेखडम जो वहाँ हैं, उन्होंने हाथ पकड़ के ट्रंप साहब ने कहा ये युद्ध मत करिए, क्योंकि उनकी असेसमेंट अमेरिका से ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि ईरान अमेरिका नहीं पहुंच सकता है। ईरान कहाँ पहुंचेगा अपनी मिसाइल के साथ? अरब वर्ल्ड, बिल्कुल, और अरब उनके एलाइज हैं। तो ये जब हम बहुत जवान थे, एक बॉलीवुड का गाना था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो यही ये सवाल है, कहाँ निशाना है और कहाँ निगाहें? निगाहें अमेरिका पे और निशाना गल्फ पे। तो इसीलिए गल्फ लोगों ने इनको रिक्वेस्ट की मत करिए। मगर जैसे मैंने कहा है, बेअकल लीडर्स हैं अमेरिका में, खासकर ट्रंप, और वो घुस गए। अब वो निकलना चाहते हैं, मगर निकल नहीं पा रहे। अब बिल्कुल आखिरी बात कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संधि होती है, या आज के दिन मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज ही के दिन बात रहती है, या और हमला होता है? क्या आपको लगता है कि दुनिया की नज़र में, सिर्फ मुस्लिम दुनिया नहीं, दुनिया की नज़र में क्या ईरान जीत गया है? आपकी नज़र में क्या ईरान जीत गया है? नहीं, सारी दुनिया की नज़र में ईरान जीत गया, उसको शक नहीं है, कोई शक नहीं है। तो जैसे मैंने पहले कहा था, एसिमेट्रिक वॉर में जो कमज़ोर मुल्क अगर वो बरकरार रहता है, वो उसकी सफलता है। इट इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर। जी, दो इक्वल पावर्स करें तो अलग अलग मानी रख सकते हैं। तो इसमें शक नहीं है कि इसमें आपको याद होगा कि जब अलेक्जेंडर आए थे तो पोरस ने तो लड़े, मगर हराया उनको किसने? मच्छरों ने। इसीलिए कहावत है,
जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी नोट पे मैं इस कार्यक्रम को ख़त्म करना चाहती हूँ। बहुत जानकारी मुझे मिली एक पत्रकार के तौर पे, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इस जंग को समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे कपिल कागजी भी ये कह रहे थे कि ये जंग सिर्फ हथियारों की जंग नहीं है, ये जज्बात की जंग भी है, और एक तरह से साम्राज्यवाद के खिलाफ, जो मॉडर्न डे साम्राज्यवाद इम्पीरियलिज्म है, उसके खिलाफ भी हम एक मध्यम दर्जे के एक मुल्क को जिस तरह से लड़ते हुए देख रहे हैं, वाकई सलाम है ईरान को।